हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एसएस टजूस क्योर आइलैंड के अंदर अपने इंजियटियाना सेट के डिसेबल्स की तलाश में आगे बढ़ते हुए यूलिंग नाम के एक सीक्रेट प्लेस पे पहुंच चुके थे, जहां पे उनका मुकाबला इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के कुछ एल्डर्स के साथ होता है, जो कि वहां पे इंजियटियाना सेट की डिसेबल से जबरदस्ती काम करवाते हुए जेड लाइटिंग नाम की एक शील्ड बनवा रहे थे। वो जेड लाइटिंग शील्ड बनती थी डिवाइन क्लॉथ से, और क्योंकि उन डिवाइन क्लॉथ्स को सिर्फ इंजियटियाना सेट के डिसेबल्स ही छू सकते थे, तो इसलिए मजबूरन इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोगों को वहां पे उनकी मदद लेनी पड़ रही थी। इसी बीच हम वहाँ पे एक लड़की टाइजू को देखते हैं, जो कि इंजियटियाना सेट की एक डिसेंडेंट थी, जो कि वहाँ पे डिवाइन क्लॉथ्स को पकड़ने के लिए अपनी इंजियटियाना सेट की एक सीक्रेट टेक्निक है पीच पर लकिंग ईगल क्लॉ का इस्तेमाल कर रही थी, जो देखकर एसएस टजू भी वहाँ पे उसे पीच पर लकिंग ईगल क्लॉ टेक्निक की ट्रू फॉर्म दिखाते हैं, जिसके चलते हमने देखा था कि आसपास के सभी डिवाइन क्लॉथ्स इकट्ठा होते हुए सीधे वहाँ पे एसएस टजू के हाथों में आ चुके थे, और उसी के साथ साथ वो जेड लाइटिंग शील्ड भी वहाँ पे पूरी तरह से बन चुकी थी, जो देखकर टाइजू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ओ नहीं, अब तो स्पिरिट हॉल पैलेस के लोग हमें जान से मार डालेंगे, क्योंकि उनका हमसे मतलब जो पूरा हो गया। इसलिए टाइजू वहाँ पे अपने साथियों को बचाने के लिए उस जेड लाइटिंग शील्ड को लेकर वहाँ पे एक नीचे खाई में जंप लगा देती है, जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें यूलिंग की उसी सीक्रेट जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइजू के सभी साथी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के कल्टीवेटर्स उन्हें वहाँ पे आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जो देखकर उनमें से एक लड़की गुस्से से वहाँ पे चिल्लाती हुई इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के कल्टीवेटर से कहती है, छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे टाइजू के पास जाने दो। पर इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोग तो उन्हें वहाँ पे किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो देखकर बेचारी उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि वो अपनी दोस्त टाइजू को खो चुकी है। पर इसी बीच अचानक से उस लड़की की नजर अपने पीछे खड़े हुए एसएस टजू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर उस लड़की को वहाँ पे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, और वो वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए वहाँ पे एसएस टजू से कहती है, एसिस्टर अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज हमारी दोस्त टाइजू को बचा लीजिए। लेकिन उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलिसोंग वहाँ पे बीच में आते हुए उससे कहते हैं, बेवकूफ कहेंगी, तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तुम ऐसे मामूली से काम के लिए एसएस टजू को परेशान कर रही हो, और अब ये मत कहना तुम सभी लोग अपनी दोस्त के पीछे पीछे नीचे खाई में जाना चाहती हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये कोई मामूली खाई नहीं है, इसे डेथ अभ्यास कहा जाता है, जो कि हमारी इस रियलम की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आज तक जिस किसी ने भी उस डेथ अभ्यास के अंदर जाने की कोशिश की है, वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया। तुम सभी लोग भी तो यहाँ पे पिछले हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हो, तो क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते? लेकिन अभी एलिसोंग वहाँ पे इसी तरह से गुस्सा होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसएस टजू उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस डेथ अभ्यास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर तो एलिसोंग भी वहाँ पे परेशान हो गया था। जबकि पीछे की तरफ एलेवांग वहाँ पे उस लड़की के पास आते हुए उससे कहते हैं, लड़की चिंता मत करो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारी वो साथी बिल्कुल ठीक होगी। और ये कहकर जैसे एलेवांग वहाँ पे उस लड़की को हौसला देने के लिए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, तो वो लड़की गुस्से से वहाँ पे उसका हाथ झटकते हुए कहती है, झूठ बोलना बंद करो। सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक जो कोई भी कल्टीवेटर नीचे खाई में गया है, वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया। और ये कहकर उस लड़की ने अचानक से वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जहाँ वो रोते हुए कहने लगी थी, मैं कितनी ज्यादा बदनसीब हूँ जो अपनी दोस्त को बचाने के लिए भी नहीं जा पा रही, प्लीज कोई तो जाकर मेरी दोस्त को बचाओ। इसी बीच हम देखते हैं कि बर्निक्रो भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसएस टजू के पास आ गया था, जो कि एसएस टजू की ही तरह उस डेथ अभ्यास को देखते हुए कहता है, मुझे तो इस डेथ अभ्यास के अंदर कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा, और ये देखने से भी बस एक मामूली से अभ्यास ही लग रही है। और ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोगों से कहता है, हे तुम सभी लोग यहाँ पे किस खतरे के बारे में बात कर रहे थे? लेकिन जब उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो वो खुद ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बड़े से स्टोन को उठाते हुए उसे सीधा वहाँ पे नीचे खाई में फेंक देता है। वो खाई वहाँ पे इतनी ज्यादा गहरी थी कि उस पत्थर को भी नीचे गिरने में थोड़ा समय लग जाता है, पर जैसे वो पत्थर जाकर नीचे खाई की जमीन के साथ टकराता है, तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नची ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते सभी लोग डर के मारे वहाँ पे पीछे हटने लगे थे। इवन बर्निक्रो के साथ साथ एसएस टजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से बेचारे एलेवांग का तो वहाँ पे सारा पिछावड़ा भी चल गया था, जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे ये लोग तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रहा है, और अब धीरे धीरे मुझे यहाँ पे तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास भी हो रहा है कि क्यों आज तक कोई भी इस अभ्यास से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया, क्योंकि ये अभ्यास है ही इतनी ज्यादा खतरनाक, और इससे निकलने वाला और भी काफी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था। और ऊपर से जो वहाँ पे कोहरा फैला हुआ है, वो उस अभ्यास को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। बर्निक्रो की ये सारी बातें सुनकर टाइजू की दोस्त वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि हमारी दोस्त टाइजू भी, और इससे आगे बेचारी वो कुछ कह ही नहीं पाती, और दोबारा से वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, जो देखकर एलेवांग वहाँ पे उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त पहले भी कई बार उस डेथ अभ्यास के अंदर जा चुकी है, और हर बार वो अगले दिन वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आती है, और इस बार भी अगर उसने नीचे खाई में जंप लगाया है तो जरूर से उसके पास बचने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद होगा, क्योंकि टाइजू जैसी एक समझदार लड़की बिना किसी प्लान के
इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। एल्डर वांग की ये बात सुनकर एल्डर भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, एल्डर वांग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर टाइजू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता तो वो कभी भी इस तरह से जंप नहीं करती। और ये कहकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पे टाइजू से ज्यादा जेड लाइटनिंग आर्मर के बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत के साथ उसे बनाया था और अब देखो वो आर्मर एक बार फिर से हमारे हाथों से जा चुका है। एल्डर की ये बात सुनकर नेंगयू वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करो। अभी तक हमें यहाँ पे ये भी पता नहीं चल पाया कि मिस टाइजू जिंदा है भी या नहीं, और तुम लोगों को यहाँ पे आर्मर की पड़ी हुई है। कितने ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। नेंगयू की ये बात सुनकर एल्डर वहाँ पे उसके पास आकर वहाँ पे उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, मिस नेंगयू आप हमें गलत समझ रही है। उस आर्मर को बनाने के लिए हमें 1000 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, तो अब अगर वो आर्मर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारी पिछले हजारों सालों की मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी। अब आप ही बताइए हम भला उस आर्मर के बारे में चिंता कैसे ना करें, और ऊपर से अगर वो आर्मर हमें नहीं मिलता तो हम में से कोई भी वापस अपने घर नहीं जा पाएगा। और ये कहकर एल्डर भी वहाँ पे नाटक करते हुए बच्चों की तरह रोने लगा था, जबकि सामने की तरफ एसेटाजू अभी तक भी वहाँ पे उस खाई के पास खड़े होकर उस खाई को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर एल्डर वहाँ पे एसेटाजू के पास आकर वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सिस्टर क्या आप प्लीज टाइजू को बचाने के लिए नीचे अभ्यास में जा सकते हैं, क्योंकि हम में से सिर्फ आप ही एक ऐसे लोते इंसान है जो कि उस खतरनाक अभ्यास के अंदर सर्वाइव करने की पावर रखते हैं। एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर भी वहाँ पे उसके पास आ गया था, और अब तो वो दोनों मिलकर वहाँ पे एसेटाजू से रिक्वेस्ट करने लगे थे। असल में तो वो दोनों एसेटाजू को नीचे खाई में भेजकर उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, पर उसी के साथ साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर एसेटाजू टाइजू को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आर्मर भी उन्हें वापस मिल जाएगा। यानी कि वो लोग एक तीर के साथ 2 निशाने लगा रहे थे, और अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए वो एसेटाजू के सामने अपना सर झुकाते हुए उनसे कहते हैं, सिस्टर आप तो महान हैं, प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाइए और हमारे लिए उस लड़की टाइजू को बचा लीजिए। अगर आप उस लड़की टाइजू को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन ये कहने के साथ साथ वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं, बस एक बार वो आर्मर हमारे हाथों में लग जाए, उसके बाद हम लोग तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जबकि सामने की तरफ वो दोनों एल्डर्स की ये बातें सुनकर और सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे एसेटाजू की तरफ चला गया था कि वो अब आगे क्या फैसला करते हैं, वो टाइजू को बचाने के लिए नीचे अभ्यास में जाते हैं या नहीं। उसके बाद वहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पे नीचे दत्त अभ्यास के अंदर एक खतरनाक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइजू भागते हुए उस जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुकी थी। जहाँ अचानक से टाइजू के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जिससे देखकर टाइजू उसे वहाँ पे जल्दी से सुधान करते हुए कहती है, मुझे लगता है अब यह जगह और ज्यादा समय तक हिडन नहीं रहने वाली, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस के लोग अपने आर्मर की तलाश में कभी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन टाइजू की ये सारी बातें सुनकर वो क्रिएचर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, भले ही अभी तक मैं अपनी 30% पावर को ही रिकवर कर पाया हूँ, पर इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस के लोगों का मुकाबला करने के लिए मेरी इतनी पावर ही काफी है। लेकिन उस क्रिएचर की ये बात सुनकर टाइजू वहाँ पे घबराती भी उससे कहती है, पर अब इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस अकेला नहीं है, कुछ और लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं जो कि इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे उनका मुकाबला कर सकते हैं। और ये कहकर टाइजू उस क्रिएचर के कान में बताते हुए कहती है, ब्रदर लॉन्ग तुम जानते हो मैंने ऊपर क्या देखा था? उन सभी कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा अजीब था, जो कि हमारी एंशिएंट एलियन सेक्ट की पेज प्लकिंग ईगल क्लॉ टेक्निक के बारे में जानता था। और अजीब बात तो ये थी कि उसकी वो टेक्निक मेरे वाली टेक्निक से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। टाइजू की ये बात सुनकर वो क्रिएचर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब है कि वो घटिया कल्टीवेटर से चोरी छुपे हमारे एंशिएंट एलियन सेक्ट की टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे लगता है अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं उस क्रिएचर की ऐसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे गुस्से से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, और एक साथ ही वो वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं इस बार उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार वो हमारे टैलेंट सेट का नाम लेने से भी डरेंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पे उस डेथ अभ्यास का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेटाजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ उस डेथ अभ्यास के अंदर आ चुके थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे नीचे आते हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल कोरा फैला हुआ था कि किसी को वहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जो देखकर निंगयू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस कोरा को वहाँ पे हटाती है तो एसेटाजू वहाँ से गायब हो चुके थे, जो देखकर निंगयू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, क्या खैर एसेटाजू कहाँ चले गए? निंगयू
के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी एसाटाजू को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगे थे, जो देखकर मिचू तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, इसका मतलब है कि हम लोग एक बार फिर से एसाटाजू से अलग होते हुए खो चुके हैं। मिचू की ये बात सुनकर हाउजियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए निंग्यू और बाकी सभी से कहता है, ये एरिया मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द एसाटाजू को ढूंढकर वापस निकलना होगा। हाउजियन और बाकी सभी की ये सारी बातें सुनकर लिंगू वहाँ पे आगे बढ़कर उस जंगल को देखते हुए कहता है, आखिर तुम ये सभी लोग कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम लोग एसाटाजू की ताकत के बारे में भूल रहे हो? एसाटाजू जैसे पावरफुल इंसान के लिए तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम लोगों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लिंगू की ये बात सुनकर बिचू वहाँ पे सीरियस होती हुई उससे कहती है कि किसने कहा कि हम लोग एसाटाजू को लेकर परेशान हो रहे हैं? हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी एसाटाजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारी परेशानी की वजह कुछ और है। ये जंगल और इसके अंदर फैला हुआ ये कोहरा किसी को भी आगे बढ़ने से रोक रहा है, और अगर इस कोहरा ने एसाटाजू को रोकने की कोशिश की और उन्हें अगर इसके ऊपर गुस्सा आ गया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस जगह का क्या अंजाम होगा। और ये कहकर मिचू वहाँ पे इमेजिन करने लगती है कि एसाटाजू वहाँ पे जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते धीरे धीरे एसाटाजू का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ रहा है। और अचानक से एसाटाजू वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इमेजिन करके बेचारी मिचू के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी ये सारी बातें सुनकर निंग्यू वहाँ पे उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, एसाटाजू को इतना जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, और वैसे भी एसाटाजू के पास अपने कुछ प्लान्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहकर मिचू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने सभी साथियों से कहती है, अब तुम सभी लोग एसाटाजू की चिंता करना छोड़ो और जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिस्टर आइजू को ढूंढने की कोशिश करो। क्या पता हमें मिस्टर आइजू से इस जंगल के बारे में भी कुछ पता चल जाए। और ये कहकर जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ही वहाँ पे एक स्पिरिचुअल रूट ने लिंगू का पांव पकड़ते हुए उसे जकड़ लिया था, जो देख कर लिंगू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ये तो मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स है जो कि इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। और ये कहकर लिंगू जल्दी से वहाँ पे उस मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर के ऊपर हमला करते हुए खुद को वहाँ पे आजाद करवा लेता है। पर तब तक के वो मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से कह चुके थे, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स का मुकाबला करने लगे थे। और तभी उन मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स का बॉस भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिंगू और बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, जो देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा, ये डेटाबेस तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, और यहाँ पे मौजूद ऐसे खतरनाक क्रिएचर से इसे और भी ज्यादा खतरनाक और डेडली बना रहे हैं। और अभी लिंगू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स चारों तरफ से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी बीच हमें वहाँ पे उस जंगल की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एसाटाजू बन्नी क्रो के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से ही वो मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स वहाँ पे भी एक्टिवेट होते हुए एसाटाजू और बन्नी क्रो के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बॉस के ऊपर हमला करने की, अब देखो कैसे मैं तुम सभी को यहाँ पे राख में मिलाता हूँ। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे अपनी बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स को वहाँ पे जलाने लगा था। और देखते ही देखते बन्नी क्रो ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल फ्लावर्स को वहाँ पे राख में मिला दिया था। पर एक क्रिएचर अभी तक भी वहाँ पे बाकी था, जो कि वहाँ पे बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग और अजीब दिखाई दे रहा था। ये देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये किस तरह का अजीब सा क्रिएचर है जिसके ऊपर मेरी डिमोनिक फ्लेम्स का भी असर नहीं हो पा रहा। और ये कहकर बन्नी क्रो एसाटाजू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर ये किस तरह का अजीब सा क्रिएचर है? इस पे एसाटाजू उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए बताते हैं, इसे जेट्स का स्पिरिट वुड कहते हैं, जो कि पैदा ही फ्लेम से होते हैं, इसलिए कोई भी फ्लेम इन स्पिरिट वुड्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एसाटाजू की ये बात सुनकर बन्नी क्रो वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल रूट्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे काट देता है। और जैसे ही उसकी रूट्स वहाँ पे कटती हैं तो वो एक बॉल की तरह वहाँ पे चमकने लगी थी, जो देखा तो बन्नी क्रो के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुश होते हुए एसाटाजू से कहता है, बॉस क्या इस स्पिरिट वुड के अंदर गॉड भी मौजूद होता है? ये कितना ज्यादा चमक रहा है। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर एसाटाजू उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए बताते हैं, हमारे सेट के सभी पिलर्स इस स्पिरिट वुड से ही तो बने हुए हैं। ये जानकर तो बन्नी क्रो वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस स्पिरिट वुड की स्पिरिचुअल रूट्स को देखते हुए कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो हम इस वाले को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस स्पिरिट वुड की सारी रूट्स को काटने लगा था। और देखते ही देखते बन्नी क्रो वहाँ पे उस स्पिरिट वुड की सारी जड़ों को काटते हुए उसे नीचे जमीन पे गिरा देता है। और उसके बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसाटाजू से कहता है, देखिए बॉस मैंने कैसे इस क्रिएचर को ठिकाने लगा दिया, अगर मैं ना होता तो न जाने हमारे क्लैन का क्या होता। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे उसे एक और लुक देते हैं, जो देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे समझ जाता है कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया, इसलिए वो माफी मांगते हुए एसाटाजू
तजू से कहता है, माफ करना बॉस, असल में तो आपके बगैर हमारा सेट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ना होते तो हमारा टैलेंट सेट भी ना होता। लेकिन इसी तरह से आपस में बातें करते हुए जैसे ही वो लोग वहाँ पे आके बढ़ते हैं तो अचानक से वो मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर से एक बार फिर से एक्टिवेट होते हुए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्रिएचर तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये कहकर बन्नी क्रो दोबारा वहाँ पे आके बढ़कर उन मैन ईटिंग स्पिरिचुअल फ्लावर्स को वहाँ पे खत्म करते हुए कहने लगा था, अब की बात देखना, अगर मैंने तुम लोगों को अपने घुटनों पे ना ला दिया तो मेरा नाम ही बन्नी क्रो नहीं, अब की बार मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला। और ये कहकर बन्नी क्रो ने वहाँ पे उन्हें बहुत ही बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया था, जो देखकर पीछे की तरफ मौजूद एसएसटजू वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं, कब तक छुपने वाले हो, अब बाहर आ भी जाओ। अब एसएसटजू कैसा कहते ही अचानक से वो अजीब सा क्रिएचर जो कि मिस्टर इजू के साथ बातें कर रहा था, वो बाहर आकर सीधे वहाँ पे एसएसटजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर ये देखकर बन्नी क्रो जल्दी से वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली फॉर्म में आके आता, जिसके साथ ही वो वहाँ पे उस अजीब से क्रिएचर को उठाकर पीछे फेंक देता है और अपनी डीमन किंग वाली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वहाँ पे स्पिरिचुअल रूट्स का खात्मा करने लगा था, जो देखकर वो अजीब सा क्रिएचर भी वहाँ पे कुछ एनर्जी पल्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो डीमन किंग बन्नी क्रो ने ना सिर्फ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे उसके अटैक को उसी की तरफ ही मोड़ दिया था, जिससे वो क्रिएचर खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचाता है। तो इस क्रिएचर का नाम था फ्लाइंग ड्रैगन, जो कि वहाँ पे डीमन किंग के रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वहीं सामने की तरफ एसएसटजू जो कि वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर खड़े हुए थे, वो वहाँ पे कोल्टून में फ्लाइंग ड्रैगन से कहते हैं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे। एसएसटजू की ये बात सुनकर फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनसे कहता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली सा की डिफाइनिंग स्टिक का कल्टीवेटर भला इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम जानते हो तुम अभी किसके सामने खड़े हो, मैं हूँ एंशिएंट टैलेंट सेट का अल्टीमेट ट्रायर, जिसका निकनेम है हैमर देन अर्थ शेकर, यानी कि जो हैमर देन अर्थ को हिलाने की ताकत रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे टाइम एंड स्पेस का पेसर भी कहा जाता है। और जब मुझे यानी फ्लाइंग ड्रैगन को गुस्सा आता है तो ये महान फ्लाइंग ड्रैगन ने अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अभी बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन है वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से डीमन किंग वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे नीचे जमीन पे पटक देता है, जो देख रहे हैं एसएसटजू भी वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन के पास आकर कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे। और ये कहकर अब की बार एसएसटजू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को एंशिएंट टैलेंट सेट का टायर कहने की। एसएसटजू की ये बात सुनकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते हुए एसएसटजू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैलेंट सेट को अपना कहने की, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं उसका क्या अंजाम करता हूँ। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी प्योर हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था, और उस सारी एनर्जी को डिवोर करने के बाद वो वहाँ पे एक स्टिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक हेमली फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए एसएसटजू यंग से कहता है, आज देखना कैसे मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे एसएसटजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो एसएसटजू का डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गया था, जिसके चलते बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एसएसटजू के पास भी नहीं जा पा रहा था। हालांकि वो वहाँ पे एसएसटजू के पास जाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश वहाँ पे नाकाम होती जा रही थी, जो देखकर वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए एसएसटजू से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बुज़दिल निकले, तुमने यहाँ पे खुद को बचाने के लिए अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लिया। अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस शील्ड का इस्तेमाल मत करो, और अगर तुम वाकई खुद को एक असली मैन मानते हो तो इस शील्ड को हटाकर हेड टू हेड मेरे साथ फाइट करो। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, ध्यान रखना कहीं बाद में तुम्हें इस सब के लिए पछताना ना पड़े। और ये कहते हुए एसएसटजू अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा देते हैं, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, लिटिल कल्टीवेटर अब की बात तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। हालांकि उसके हाथ थे तो नहीं, फिर भी वो डायलॉग बाजी कर रहा था। खैर अपना डायलॉग मारने के बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे एसएसटजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ना सिर्फ वहीं पे रोक देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे कंट्रोल करते हुए अपने हाथों में भी ले लिया था, जो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, हे ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे बाई तरफ से अचानक से टाइजू भी वहाँ पे बाहर आ जाती है, जो कि अपने उस दोस्त को बचाने के लिए एसएसटजू के ऊपर ही हमला कर देती है। पर जैसे ही वो वहाँ पे एसएसटजू के पास आती है, उससे पहले निंग्यू ने वहाँ पे उसके पास आकर उसके अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे बंदी बना लिया था, जो देखकर टाइजू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है, तुम सभी लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ब्रदर लोगों को हर्ट करने की, जबकि एसएसटजू के हाथों में मौजूद
मौजूद फ्लाइंग ड्रैगन है। ऐसा तजू से कहता है कि भले ही मैं तुमसे हार क्या हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन है जैसे वहाँ पे अगला डायलॉग मारने की कोशिश करता है तो ऐसा तजू वहाँ पे स्टिक को मरोना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। जो देखकर टाइजू भी वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए ऐसा तजू यंग से कहती है, रुक जाओ, उसके साथ ऐसा मत करो वरना मैं यहाँ पे तुम सभी को लेकर मर जाऊंगी। मिस टाइजू की ये बात सुनकर निंगी वहाँ पे पीछे से उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हें इतनी ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए और तुम जिससे यहाँ पे इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रही हो, जानती हो वो असल में कौन है? वही है टियान सेट के नए लॉर्ड ऐसा टाइजू यंग। निंगी की ये बात सुनकर टाइजू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, टियान सेट का सिस्टर है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मैं तुम्हारी बात को मान लूंगी? लेकिन इससे आगे टाइजू वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि निंगी उसे वहाँ पे पीछे से एक और थप्पड़ मार देती है। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे निंगी को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, उसे क्यों परेशान कर रही हो, जाने दो उसे। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे टाइजू से कहता है, लिटिल सिस्टर तुम मेरी चिंता मत करना, भले ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं पर अभी भी मैं इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अभी फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ऐसा टाइजू उसे ऊपर हवा में फेंक देते हैं और वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्लाइंग ड्रैगन की सारी पावर को दोबारा से रिकवर करने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और जैसे ही फ्लाइंग ड्रैगन अपनी ट्रू पावर को वापस पा लेता है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए ऐसा टाइजू से कहता है, ये टेक्निक तो वाकई टियान सेट से बिलोंग करती है। लेकिन ऐसा टाइजू वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कॉल्टून में उससे कहते हैं, मुझे अपनी सारी स्टोरी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और ऐसा टाइजू कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।